नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रुद्रपुर पहुंच गई है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने परिवर्तन यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान यात्रा में शामिल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए एक्ट बनाकर मालिकाना हक देने का काम किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में 10 मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था डूल रही है, देश की सुरक्षा और नए अनुसंधान खतरे में हैं। उन्होंने अपनी सरकार में लिए गए फैसलों को गिनाते हुए कहा कि आज सभी फैसलों को बदल दिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि अब देश और प्रदेश की जनता को फैसला करना है कि साल 2022 में एक मौका है, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। उन्होंने वादा किया कि 2022 में उत्तराखंड और 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार आते ही फिर से उत्तराखंड को केंद्र का सबसे अधिक फायदा मिलेगा। वहीं परिवर्तन यात्रा में शामिल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। इसका अंदाजा उन्होंने कांग्रेस द्वारा की गई प्रथम चरण की यात्रा से ही लग गया है। तो अब चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और जो रुद्रपुर पहुंची, और इस दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। केवल यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, एक परिवर्तन के विचार का सैलाब भी सारे राज्य में फैला है, सारे मंडल में फैला है और जनता ने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा से परिवर्तन की भावना से जोड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए शुभ नहीं। परिवार में छोटी मोटी बातें उठती रहती हैं, उनका समाधान भी निकल जाता है। हसनैन मलिक जी वाले विवाद का समाधान हो गया। जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, शहर अध्यक्ष, और हसनैन जी एक प्रभावशाली कार्यकर्ता है। कुछ टकराहट हो गई लेकिन दूर हो गया। इस परिवर्तन यात्रा से किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था हुई उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड में एक चीज़ साफ तौर से जो देखने में मिली है वो ये है कि लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। और जैसा कि गोदयाल जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं है कि जन आशीर्वाद के लिए वो यात्रा के रूप में निकले, क्योंकि लोग आशीर्वाद किस बात का दें? बेरोजगारी के लिए दें, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने किया 4.5 साल में उसके लिए आशीर्वाद दें, या जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है उसके लिए आशीर्वाद दें? सच्चाई ये है कि लोग आज परिवर्तन के लिए तैयार हैं। सोमवार की देर रात कीर्ति नगर ब्लॉक के NH 58 पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक स्विफ्ट कार पेड़ से टकरा गई और बीच सड़क पर पलट गई। इस हादसे में डडवा तहसील कीर्ति नगर निवासी वेद प्रकाश बडोनी वाहन चालक को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को उपचार के लिए एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने वाहन चालक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। तो सड़क हादसे की यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कार पेड़ से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई थी, जिसके बाद वाहन चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ शातिर किस्म के ठग जो बैंकिंग ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, सोलानी पुल के पास बगीचे में जंगल की तरफ जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर नहर पटरी सोनाली पुल के पास पहुंचे पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 6,400 रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वो बैंक कर्मियों से संपर्क करते हैं और बैंक कर्मियों से सांठगांठ कर लोगों के बैंक खातों की जानकारी लेते हैं। उनके साथ वो ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बैंकिंग कर्मियों की मदद से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का
पर्दाफाश कर दिया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक काफ़ी ये ग्रुप है काफ़ी बड़ा, जो ऑनलाइन फिशिंग का भी काम करता है और ऑनलाइन जो साइबर ठगी का भी काम करता है, तो उसका भी खुलासा इससे रिलेटेड किया गया। जो एक काफ़ी ये एक और पुलिस प्रशासन अवैध खनन पर रोक लगाने के तमाम दावे कर रहा है। वहीं कोसी नदी पर हो रहा अवैध खनन पुलिस के दावों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बाजपुर के बनना खेड़ा चौकी क्षेत्र में कोसी नदी के मुख्य घाट पर अवैध खनन का काम चल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन खनन माफिया को वर्दी पुलिस की आंख में धूल झोंककर अवैध खनन करने में मशगूल हैं। आपको बता दें कि अभी बीते दिनों बाजपुर सीओ वंदना वर्मा ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया था, लेकिन इस वीडियो में कोसी नदी के मुख्य घाट पर दर्जनों वाहन अवैध खनन करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि अवैध खनन को लेकर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और अवैध खनन को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो अवैध खनन पर पहरा कब लगेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से अवैध खनन कर नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन अवैध खनन के इस खबर के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करता है और जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब तक होती है। तहसील के पुलिस प्रशासन के वन विभाग के माध्यम से उसको दिखवाऊंगा, स्वयं भी देखूंगा, यथासंभव जो भी है उसमें रोकने की कार्रवाई जो शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप की जाएगी और इसमें मीडिया बंधुओं का भी, आप लोगों का भी सहयोग और माननीय जनप्रतिनिधिगणों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, उसी के अनुरूप कार्रवाई। देखिए, अभी मैं जो पुलिस और वन विभाग, चूँकि नदियाँ कहीं कहीं रेवेन्यू सिविल क्षेत्र में होती हैं, कहीं कहीं वन विभाग में होती हैं, तो मैं उसको इन दोनों डिपार्टमेंट के माध्यम से और तहसील के माध्यम से उसको दिखवा लूँगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके अनुरूप तीनों डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके एक स्ट्रेटजी बना के उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तहसील के पुलिस प्रशासन के उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने कृषि अवसंरचना निधि की परामर्शदात्री समिति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनाओं की समीक्षा बैठक की। एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी ने बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किसान और बागवानों की आर्थिक मजबूत करने के लिए नकदी फसलों पर जोर देने की बात कही। जिले में फसलवार मॉडल विलेज बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में दलहन और नकदी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाकर किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए अभिनव प्रयास किया जाए। मटर, टमाटर, मंडवा, सोयाबीन, राजमा जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिस क्षेत्र में जिस फसल की अच्छी पैदावार होती है वहां किसानों को उन्नत किस्म का बीज इत्यादि प्रदान किया जाए ताकि फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो उत्तरकाशी डीएम पूरी तरह से कृषि को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठक भी की है, जिसके बाद साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में जिस फसल की पैदावार ज्यादा होती है वहां पर उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जो कुछ भी जरूरी कदम है उनको उठाया जाए। उत्तरकाशी के सेब को पहचान दिलाने के लिए एक तरफ जहां सरकार ने हर्सिल के सेब को विधानसभा में बांटा, वहीं देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्सिल घाटी में बना एकमात्र कोल्ड स्टोर का संचालन ठप पड़ा हुआ है, जबकि घाटी में अब सेब की तुड़ान शुरू हो गई है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, सेब हैं लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो फिर जो सेब है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज ना होने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और हर्सिल घाटी के सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोल्ड स्टोर शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और महोत्सव में हर्सिल के सेब नहीं भेजे जाएंगे। हर्सिल घाटी के सेब काश्तकारों ने बताया कि साल 2020 के बाद से घाटी के सेब काश्तकारों के लिए 8 करोड़ की लागत से बनी कोल्ड स्टोर का संचालन बंद पड़ा हुआ है। तो कोल्ड स्टोर तो है लेकिन उसका संचालन बंद पड़ा हुआ है, यानी कि सेब की तुड़ान अब शुरू हो चुकी है। अब किसान जब कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो फिर उन सेब को कहां रखेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
उम्मीद करेंगे कि जो संचालन है वो जल्द से जल्द शुरू होगा, ताकि जो किसान सेब की खेती करते हैं, जिनके सेब के बागान हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करने पड़े, उनका जो सेब है वो खराब ना हो। अब अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से किसानों में नाराजगी है। जो महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने सेब को महोत्सव में नहीं भेजेंगे। और आपको बता दें कि जो हर्सिल घाटी का सेब है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में अब किसानों की नाराजगी के बाद प्रशासन क्या कुछ फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। सरकार ने जो एप्पल फेडरेशन बनाया है, उसमें जो सहकारिता जो हमारी समितियां बनी हैं विभिन्न प्रकार की, उनका जो फेडरेशन है, उनके जो सचिव हैं पन्नूली जी, तो वो आए थे और उनके माध्यम से वो कंपनियां आई है। और वहाँ पर एक सीए स्टोर है झाला में, तो जो उसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम एक कंपनी थी उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो उसे अदानी ग्रुप लेने आया है और उन्होंने उसका संचालन करके देखा है, थोड़ा सा तो चेक करके देखा है, तो वो उसे लेने के लिए उनकी बात चल रही है सरकार के साथ। और दूसरी एक कंपनी आई है, वो सेब लेने के लिए आई है वहाँ पर, तो वो भी सहकारिता के माध्यम से ही आई है, क्योंकि हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि सरकार सेब खरीदेगी सहकारिता के माध्यम से। तो इस वजह से वो दोनों जो आए हैं कंपनियां, वो सरकार के माध्यम से आई है और वो अपना देख के गई हैं, और आगे वो जो निर्णय लेगी तो उस हिसाब से होगा। अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो, ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहाँ रख सके। अगर 10 दिन के अंदर ये स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा। ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोर का संचालन जल्दी शुरू हो। और ये इतना बड़ा कोल्ड स्टोर 8 करोड़ की लागत से बना है और आज सुना पड़ा हुआ है। और पिछली बार ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चले गया था। इस बार उत्तराखंड के पहाड़ों में झमाझम बरसात देखने को मिल रही है और बरसात की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर बादल आफत बनकर भी बरस रहे हैं। बात पौड़ी की करें तो पौड़ी में देर रात से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही पौड़ी में मूसलाधार बरसात हो रही है। मूसलाधार बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। उधर बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना है, लिहाजा संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश के हालात पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और मानसून सीजन में हर तहसील को सतर्क रहने के लिए भी जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में लगातार बरसात की वजह से पहाड़ों पर लोगों की जिंदगी पर एक तरह से आफत टूट पड़ी थी। कई जगहों पर सड़कें टूट गई थी, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया था। उसके अलावा जो रोजमर्रा की दिक्कतें होती हैं उनसे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। अगर बात बद्रीनाथ राजमार्ग NH58 की करें तो वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरह से पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे थे। तो अब लगातार मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है और जो बादल हैं वो आफत बनकर बरसते हुए उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो इस मौसम का लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है और बदले मौसम के इस मिजाज का जो सैलानी है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।